हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम टी के साई, आई एम मानसी वर्मा। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा इंग्लिश का 18 जुलाई 2023 का इंग्लिश का पेपर है। इसका सेट नंबर है J501। ये जो जुलाई में पेपर होते हैं ये री एग्ज़ाम्स होते हैं। जिन बच्चों के मार्च में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पेपर क्लियर होने से रह जाता है, उन बच्चों के पेपर जो जुलाई में दोबारा होते हैं वही है ये। तो ये आपका इंग्लिश का कंप्लीट पेपर है। इसमें चारों सेक्शन है, सेम पेपर है जैसे आपका मार्च में आता है। ये सेम बिल्कुल वैसा ही पेपर पैटर्न है और सेम पेपर वैसा ही है। 80 मार्क्स का है, टाइम 3 आवर्स है, 16 पेजेस टोटल है। तो चलिए पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सेक्शन 1 जो है आपका प्रोज सेक्शन है। इस वीडियो में हम हमारा सेक्शन 1 प्रोज सेक्शन देखेंगे। रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड माइंड मैपिंग। इसमें क्या क्या है आपका? कॉम्प्रीहेंशन है, लैंग्वेज स्टडी है, समरी है और माइंड मैपिंग है। 16 मार्क्स का जो है टोटल आपका प्रोज सेक्शन है, जिसमें से जो 12 मार्क्स हैं आपके वो इस पहले वाले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 1 के लिए। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। जो हमने पहला वाला पेपर सॉल्व किया था एग्जाम होने से पहले, उसमें हमने सोपी वाला देखा था और आपको बोला भी था कि सोपी वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना। और ये रिपीटेड है, आया हुआ भी है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये कहाँ से शुरू है? सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन अप हिज वेस्टवर्ड। सोपी में कॉन्फिडेंस था, लोएस्ट बटन मतलब उसने, आपको ने चैप्टर रीड किया होगा, सुना होगा, तो आपको पता होगा कि उसने जो था ऊपर तो बहुत टीप टाप कपड़े पहने थे, एकदम मस्त लग रहा था वो, लेकिन जो उसके बॉटम यानी कि जो उसने नीचे कपड़े पहने थे जैसे कि पैंट, ट्राउजर, लोअर जो भी पहना था वो बिल्कुल फटा हुआ था, जूते फटे हुए थे। मतलब वो ऊपर से अच्छा दिख रहा था लेकिन नीचे से अच्छा नहीं दिख रहा था। ये वाला पैराग्राफ है आपका। और ये कहाँ तक लिया गया है? गुड फॉर्च्यून तक आया है ये आपका, गुड फॉर्च्यून तक। टेक्स्ट बुक में देखो, ये देखो, सोपी हैड कॉन्फिडेंस, यहाँ से लेके जुलाई 23 का ये एग्जाम है आपका, 18 जुलाई कल का। और कहाँ तक आया है आपका? ये फॉर्च्यून तक आया है यहाँ तक। और 2021 में भी देखो आपका 21 लिखा हुआ है ना यहाँ पे। 21 के जो मार्च के एग्जाम थे ना, मार्च वाले एग्जाम 21 के, उसमें यहाँ से आया था। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स से लेके आपका नेक्स्ट पेज यहाँ तक आया था आपका, डाउन द स्ट्रीट तक। तो सोपी वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड रहता है, मतलब बार बार आता रहता है इसमें से। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, ए लेडी मिशनरी हैज़ प्रेजेंटेड सोपी ए ब्लैक बो ऑन थैंक्सगिविंग डे। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है, रीड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और सेंटेंस को री राइट करना है। मतलब सिर्फ टी, सिर्फ एफ ऐसे करके आंसर नहीं लिख देना है, सेंटेंस को पूरा री राइट करना है। पहला वाला है, ए लेडी मिशनरी हैज़ प्रेजेंटेड सोपी ए ब्लैक बो ऑन थैंक्सगिविंग डे। कि एक लेडी मिशनरी ने जो है सोपी को क्या दिया था? एक ब्लैक बो गिफ्ट किया था थैंक्सगिविंग डे पे। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। यहाँ पे देखो, ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाई ए लेडी मिशनरी ऑन थैंक्सगिविंग डे। तो ये आपका ट्रू है, फर्स्ट वाला। कैसे लिखना है मैं अभी दिखाऊंगी आपको, आपने आंसर कॉपी में। दी हेड वेटर्स आई डिड नॉट फॉल अपॉन हिज टैटर ट्राउजर एंड डिकाडेंट शूज। जो हेड वेटर था उसकी आइज जो हैं वो उसके टैटर मतलब फटे हुए ट्राउजर्स के ऊपर एंड डिकाडेंट मतलब टूटे फूटे जूतों के ऊपर नहीं पड़ी थी। ये फॉल्स है, क्योंकि जो हेड वेटर था उसकी जो नज़र थी वो तो तुरंत, मतलब उसने तो उसे एंट्री भी नहीं लेने दी थी। गेट पर जैसे ही उसने पैर अंदर रखना चाहा था वैसे ही हेड वेटर की आइज जो है वो उसको पकड़ ली थी कि भाई ये तो ठीक आदमी नहीं है, वो उसको बाहर लेके चला गया था। ये देखो, दी हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर ट्राउजर एंड डिकाडेंट शूज। तो ये क्या है आपका? फॉल्स है। फॉल्स है आपका, क्योंकि डिड नॉट फॉल नहीं हुआ था, उसकी तो नजर पड़ी थी उसके ऊपर। तो ये क्या है आपका? फॉल्स है। पहले वाला आपका ट्रू है। थर्ड है, ए पुलिसमैन वॉज इन द लीड व्हेन पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। कि जब लोग आए थे ना भाग के वहाँ पे, जहाँ सोपी जो है पत्थर मार के शीशा तोड़ देता है, तो लीड में मतलब सबसे आगे कौन था? एक पुलिसमैन था। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि सबसे आगे लीड में कौन आया था? सबसे आगे लीड में जो है एक पुलिसमैन ही आया था। ये देखिए, पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, ए पुलिसमैन इन द लीड, यानी कि सबसे आगे कौन था? पुलिसमैन था। तो ये भी क्या है आपका? ट्रू है। ए पुलिसमैन वॉज इन द लीड, ये ट्रू है। फिर है, दी ऑफिसर डिड नॉट इंक्वायर अबाउट द मैन हु ब्रोक द ग्लास। कि ऑफिसर ने उस आदमी के बारे में इंक्वायरी ही नहीं की जिसने ग्लास तोड़ा था। नहीं, ये क्या है आपका? फॉल्स है, क्योंकि ऑफिसर तो आते ही पूछता है। ये देखिए, इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेटली
वेयर इज द मैन, मतलब ऑफिसर जब आता है तो वो तो आते ही पूछते हैं कि कहाँ है वो आदमी जिसने शीशा तोड़ दिया है। इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेडली, तो ये भी क्या है आपका फॉल्स है। अब देखो ये हमने ट्रू फॉल्स तो देख लिया, अब कॉपी में आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये देखिए। आपको लिखना है ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू के आगे आपको लिखना है ट्रू स्टेटमेंट, फॉल्स के आगे आपको लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, तब आपका कंप्लीट होगा। और उसके बाद आंसर लिखना है येस इट इज़ ट्रू ए लेडी मिशनरी डैश डैश डैश, या सिर्फ आप इतना भी लिखोगे ना ट्रू स्टेटमेंट ए लेडी मिशनरी हैज़ गिफ्टेड हिम ब्लैक बो लाइक दैट। दूसरा वाला हमारा फॉल्स है, तो कैसे लिखा है देखो, फॉल्स दी हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज, आगे पूरा उसमें से लिया है कि जो हेड वेटर था उसकी आइज, तो उसके मतलब सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन ही बदल जाएगी आपकी। जब आप फॉल्स लिखोगे यहाँ पे तो आपकी जो ये डिड नॉट है ये हट जाएगी। फॉल्स द हेड वेटर्स आई फॉल अपॉन हिज स्टैटर, डिड नॉट हट जाएगा इसमें से। ये देखिए दी हेड वेटर्स आई फॉल अपॉन हिज डैश डैश, आगे पूरा सेंटेंस लिखना है जो उसमें दिया गया है। थर्ड वायर ट्रू ए पुलिसमैन वॉज इन द लीड, ये भी ट्रू है। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 28 पे भी है, 28 पे भी है, 29 पे भी है, मतलब ये जो आपका जो ये एक्सट्रैक्ट है यही पेज नंबर 28 पे है, तो इसी में से तो आंसर्स भी लिए गए हैं ना। फॉल्स दी ऑफिसर इंक्वायर्ड, लास्ट वाला क्या है आपका फॉल्स है। यहाँ पे क्या लिखा है दी ऑफिसर डिड नॉट इंक्वायर, और हमने सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन करके रीराइट जब किया है तो क्या लिखा है दी ऑफिसर इंक्वायर्ड, आगे ये आएगा अबाउट द मैन हु ब्रोक द ग्लास, यहाँ से लेके यहाँ तक दी ऑफिसर इंक्वायर्ड, मतलब नॉट डिड नॉट हट जाएगा और उसकी जगह शुरू में क्या आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। तो समझ में आया ये आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है ये, यानी कि एक आंसर लिखने के लिए आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। जो दूसरा वाला है वो देखते हैं। मैच द इंसिडेंट्स गिवन इन कॉलम ए विद द कंसिक्वेंसेज इन कॉलम बी, जो कॉलम ए में कंसिक्वेंसेज वो दिए गए हैं इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, कि जो घटना कॉलम ए में दी गई है उसका क्या परिणाम है वो कॉलम बी में दिया गया, उससे आपको मैच करना है। तो जो पहले वाला है सोपी ट्राइड टू एंटर ए कैफे, सोपी एक कैफे में एंटर करने की कोशिश करता है। अब क्या होता है जब ये आपने पैराग्राफ रीड किया है तो आपको पता है ना कि हेड वेटर की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो क्या करता है वो उसको बाहर निकाल के फेंक देता है। तो पहले वाले का क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स ऑफ द हेड वेटर टर्न्ड हिम आउट, तो ये वाला फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट। दूसरा है सोपी ब्रोक ए ग्लास विंडो, सोपी ने जो एक ग्लास विंडो थी उसको तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था सोपी ने ग्लास विंडो को, क्योंकि ही वांटेड टू गेट अरेस्टेड बाय द पुलिस, और उसके नहीं द कॉप रैन आफ्टर अनदर मैन। अब क्या हुआ ये देखो पहले वाले का, सोपी ट्राइड टू एंटर ए कैफे, स्ट्रॉन्ग एंड स्टीडी हैंड्स ऑफ द हेड वेटर टर्न्ड हिम डाउन, और जो मजबूत हाथ थे हेड वेटर के उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया। दूसरा क्या है सोपी ब्रोक ए ग्लास विंडो, सोपी ने एक ग्लास विंडो तोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ द कैप रैन आफ्टर अनदर मैन, द कॉप रैन आफ्टर अनदर मैन, और दूसरे लोगों के मतलब कॉप भी आ गई एक के बाद भागते हुए, दूसरे लोग भी आए और पुलिस भी आ गई। थर्ड वाला है टू वेटर्स पिच्ड सोपी ऑन द कैलस पेवमेंट, ये देखिए टू वेटर्स पिच्ड सोपी ऑन द कैलस पेवमेंट, कैलस पेवमेंट मतलब बाहर जो पत्थर का चबूतरा था, पेवमेंट होता है चबूतरा पगडंडी आप बोल सकते हो, उसके ऊपर टू वेटर्स ने क्या किया था उठाकर उसे फेंक दिया था। जब वो रेस्टोरेंट में खाना खा लेता है जो थोड़ा सा लेस इम्प्रीटेंशंस का रेस्टोरेंट था उसमें खाना खा लेता है और कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, बुलाओ पुलिस को, तो वो क्या कहते हैं तेरे लिए पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है, हम ही काफ़ी हैं, और वे उसे उठा के बाहर पेवमेंट पे फेंक देते हैं। अब वो क्या करता है वो उठता है, ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से उठता है, बीटिंग द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों से धूल झाड़ के धीरे से उठता है। ये देखिए ऐसे, ये रहा इसका सॉल्यूशन, ही स्टूड अप स्लोली बीटिंग द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। थर्ड का ये है। फिर है आपका सी का, सोपी स्टूड साइलेंट विद हिज हैंड्स इन द पॉकेट, इन हिज पॉकेट, सोपी खड़ा रहा चुपचाप अपने हाथ जो है पॉकेट में डाल के। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू गेट अरेस्टेड बाय द पुलिस, क्योंकि वो चाहता था कि पुलिस जो है वो उसे पकड़ ले। तो आपके चारों कंप्लीट हो गए हैं। फोर्थ वाले का क्या है आपका, फोर्थ वाले का क्या है आपका ये, ही वांटेड टू गेट अरेस्टेड बाय द पुलिस, सोपी ब्रोक ए ग्लास विंडो इसका आपका सेकंड है, और टू वेटर्स पिच्ड सोपी ऑन द कैलस पेमेंट इसका क्या है आपका ये थर्ड वाला। तो आपका क्या बना 3 4 2 1। स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से भी ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हिज रूट टू द कोवेटेड आइलैंड वॉज नॉट टू बी एन ईजी वन। कोवेटेड आइलैंड में उसका जो रास्ता था वो आसान नहीं था। क्यों बोला गया है ऐसा? ऐसा इसलिए बोला गया है, कोवेटेड आइलैंड क्या है पहले ये देखो, ये आगे पूछा है क्वेश्चन। हियर आइलैंड मीन्स प्रिजन, प्रिजन जिसे जेल भी बोलते हैं। ओ हेनरी ने इस पूरे चैप्टर में कहीं भी प्रिजन या जेल वर्ड यूज़ नहीं किया है। उन्होंने हर जगह अलग अलग नामों से जो है प्रिजन को संबोधित किया है, जैसे कि आइलैंड है, कोवेटेड आइलैंड है, क्योंकि सोपी जो है वहाँ पे वो किसी क्राइम की वजह से नहीं जाना चाहता था। बहुत ज़्यादा विंटर सीजन स्टार्ट हो गई थी। अब सोपी को 3 महीने बिताने के लिए कोई जगह चाहिए थी जहाँ उसे रहने को भी मिले, खाने को भी मिले, सोने को भी। तो इस वजह से सोपी क्या चाहता था कि उसे पुलिस पकड़ ले और आराम से 3 महीने की जेल हो जाए और वो जेल में रहे। तो क्या है यहाँ पे कि हिज रूट टू द कोवेटेड आइलैंड वाज, क्योंकि उसका रूट जो था कोवेटेड आइलैंड को वो आसान नहीं था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि भाई वो पूरे चैप्टर में कितनी सारी हरकतें करता है, खाना खाने जाता है फ्री में और शीशा तोड़ देता है, लेकिन फिर भी बेचारे को कोई अरेस्ट नहीं करता। द आइलैंड इज कोवेटेड बिकॉज, आइलैंड इज कोवेटेड बिकॉज, आइलैंड कोवेटेड क्यों है? आंसर देखते हैं, ये देखिए। The island is coveted because it was in great desire by सोपी। आइलैंड कोवेटेड इसलिए है क्योंकि सोपी को इसकी बहुत अधिक इच्छा थी। कोवेटेड आइलैंड क्या होता है? देखो, ए आइलैंड विच इज़ पॉपुलर, एक ऐसा आइलैंड जो बहुत फेमस हो और इन डिमांड, और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, डिज़ायर हो किसी के द्वारा। जैसे हम कई लोग प्लानिंग नहीं करने कि समर सीजन आएगी या नहीं स्नो गिरेगी तो मुझे तो कश्मीर घूमने के लिए जाना है, मतलब दिल में एक बहुत दिनों से इच्छा है, भाई मुझे तो बर्फ़ देखने जाना है, मुझे तो बर्फ़ देखने जाना है। वैसी एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही थी सोपी को इस टाइम कि भाई नहीं, मुझे ठंडी में मैं मर जाऊंगा, मुझे कोवेटेड आइलैंड जाना है, मतलब जेल जाके रहना था उसको 3 महीने। तो कोवेटेड आइलैंड क्यों बोला गया इसको? बिकॉज क्योंकि इट वाज इन ग्रेट डिजायर बाय सोपी, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी सोपी को। या फिर आप आगे वाला लिख सकते हो, सोपी वॉज डिजायरिंग फॉर इट, कि सोपी इसके लिए बहुत ज़्यादा डिजायर कर रहा था। और पहले वाला तो है ही आपका हियर आइलैंड मीन्स प्रिजन, तो आपका A3 भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A4, स्टूडेंट्स शुड स्टे अवे फ्रॉम क्राइम। स्टूडेंट्सों को, छात्रों को क्राइम यानी कि अपराध से दूर रहना चाहिए। स्टे अवे का मतलब है दूर रहना चाहिए। राइट योर ओपिनियन ऑन दी अबव सेंटेंस। इस अबव सेंटेंस के ऊपर अपनी खुद की राय आपको लिखनी है। 2 मार्क्स का है। देखो, जब अपनी ओपिनियन लिखनी होती है ना तो आप बना के कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ टिपिकल नहीं रहता कि भाई आपको कहीं से रटा हुआ लिखना है। क्राइम के बारे में हमारी सबकी कुछ ना कुछ नॉलेज तो होती है कि भाई स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको अपराध से दूर रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्कूल से कॉलेज से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर क्राइम बड़ा होगा तो उन्हें पुलिस को दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो करियर है वो भी खराब हो जाएगा, उनकी स्टडी इनकम्प्लीट हो जाएगी और हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग उनके ऊपर एक स्टेन लग जाएगा कि भाई ये तो जेल जाके आया है। तो स्टूडेंट्स को क्या है, अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। तो बस यही थॉट्स जो है इसमें लिखे हैं, देखो पैराग्राफ में। पर्सनल व्यू खुद लिखा है मैंने और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आपको जो है याद करने की भी जरूरत ना पड़े, आप समझोगे तो अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्कूल्स आर द हेवंस फॉर चिल्ड्रन। स्कूल्स जो हैं वो बच्चों के लिए स्वर्ग होते हैं। स्टूडेंट्स गो देयर टू गेट नॉलेज एंड एजुकेशन। स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र जो हैं, वहाँ पर किस लिए जाते हैं? वो नॉलेज और एजुकेशन लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। सो दैट, ताकि दे कैन बिकम द सिविलाइज्ड सिटीजन्स ऑफ द नेशन। ताकि वो जो है, नेशन होता है राष्ट्र, सिविलाइज्ड मतलब सभ्य, ताकि वो जो राष्ट्र है, हमारा देश है, उसके सभ्य नागरिक बन सके। सिटीजन्स मतलब नागरिक। क्राइम्स आर अनलॉफुल, और जो क्राइम्स हैं, जो अपराध हैं, वो अनलॉफुल होते हैं, मतलब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी बुक में थोड़ा ही ना लिखा है कि ये क्राइम करो, वो क्राइम करो, तो वो क्या है, वो अनलॉफुल है ना, अनैतिक है। इफ़ स्टूडेंट्स विल कमिट ए क्राइम, अगर स्टूडेंट्स कोई गुनाह करेंगे, कोई अपराध करेंगे, कमिट होता है गुनाह करना, अपराध करना, दे विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल्स और कॉलेज, तो क्या होगा, उन्हें स्कूल या कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड इफ द क्राइम वुड बी सीरियस, और अगर अपराध जो है वो सीरियस होगा, गंभीर होगा, दे विल रियून देयर एंटायर लाइफ, तो वे अपना पूरा का पूरा जीवन ही बर्बाद कर लेंगे। देयरफॉर, इसलिए स्टूडेंट्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द क्राइम्स, इसलिए स्टूडेंट्स को जो है क्राइम्स से दूर रहना चाहिए। देखिए, अपना पर्सनल व्यू लिखा है और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे।
सोपी जो है ब्रॉडवे से, मतलब टर्न ऑफ ब्रॉडवे मतलब ब्रॉडवे से चला गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड रीराइट। इन ऑप्शंस में से करेक्ट टेंस जो है उसका पता लगाओ और उसको रीराइट करो। देखो यहाँ पे कितने टेंस दिए गए हैं, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस, द सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप ये कौन सा टेंस है ये कैसे पता लगा सकते हो, जब आपको इन चारों टेंसेस के बारे में पता हो। तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, सोपी टर्न्ड ऑफ। टर्न्ड ऑफ क्या है, टर्न की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो सिंपल पास्ट में यूज होती है, सिंपल पास्ट में, या फिर आप इसे पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट। ये एक ही टेंस के दो नाम है, या तो सिंपल पास्ट बोल दो या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोल दो। उसमें सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। कब यूज होती है, जब सेंटेंस या तो क्वेश्चन ना हो या फिर नेगेटिव ना हो। अब आप बताओ कि इनमें से कौन सा टेंस कौन सा है करेक्ट टेंस। द सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नहीं है, क्योंकि उसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है V1। सिंपल पास्ट टेंस है, करेक्ट है ये, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो ऑप्शन बी द सिंपल पास्ट टेंस जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। दी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है हैज़, हैव प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और दी पास्ट परफेक्ट है, नहीं है, ये भी इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है। तो ये आपका कौन सा है, बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट सॉल्यूशन। सोपी टुक ए स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। सोपी ने एक स्टोन लिया और उसे जो था शीशे में मार दिया। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू मेक इट सिंपल सेंटेंस। आपको इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव मतलब कोई दूसरा प्राय लेना है जिससे ये सेंटेंस जो है सिंपल बन जाए। तो देखो, टेकिंग ए स्टोन सोपी डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। एक पत्थर उठाते हुए सोपी ने इसे क्या किया, शीशे में मार दिया। ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है आपका। अब बाकी भी देख लेते हैं, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अब दूसरा देखो, सोपी टुक ए स्टोन टू डैश्ड इट थ्रू द ग्लास। ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है ये, अब देखो, सोपी टुक ए स्टोन तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक उसी में से लिया गया है। आगे टू डैश्ड है, टू डैश्ड गलत है क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले टू कभी नहीं आता है, टू इन्फिनेटिव होता है, और ये वर्ब की V1 यानी कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है। अगर यहाँ पे हम कर देंगे ना टू डैश इट थ्रू द ग्लास, तो ये सेंटेंस हो जाएगा सोपी ने पत्थर उठाया शीशे में मारने के लिए। तो डैश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, इस वजह से इसके पहले जो टू आया है तो ये रॉन्ग है। टू तभी इन्फिनेटिव बनता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आता है, तो बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। फिर है आपका थर्ड सी वाला, सोपी हैज़ टेकन ए स्टोन टू डैश इट थ्रू द ग्लास। सोपी हैज़ टेकन ए स्टोन, सोपी एक स्टोन उठा चुका है शीशे में मारने के लिए। ऐसा थोड़ी है, सोपी तो मारता है उसे तुरंत शीशे में, तो ये भी आपका रॉन्ग है। सेकेंड थिंग इज दिस, देखो ये हैज़ टेकन है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, तो ये भी रॉन्ग है। लास्ट है, सोपी टेक्स ए स्टोन, सोपी हाथ में एक पत्थर लेता है टू डैश। देखो यहाँ पे इन्फिनेटिव आया है ना टू डैश, और यहाँ पे था टू डैश, ये तो ऐसे ही रॉन्ग था। टू डैश इट थ्रू द ग्लास, इसको शीशे में मारने के लिए नहीं, वैसा थोड़ी, वो तो मार चुका होता है जब तक सब लोग आते हैं। तो जो करेक्ट, ये भी रॉन्ग है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, टेकिंग ए स्टोन सोपी डैश्ड इट थ्रू द ग्लास, कि एक पत्थर उठाकर सोपी ने जो था शीशे में मारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जिन्होंने ऑप्शन ए किया है उनका करेक्ट है। A6 देखो, फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में से आपको इन वर्ड्स के सिनोनिम्स ढूंढने हैं। मैंने जब पहला वाला पेपर सॉल्व करना सिखाया था इससे जस्ट पहले, एग्जाम से पहले, तो आपको क्या बोला था, 2 बार से एंटोनिम्स पूछ रहे थे, लेकिन इस बार मैंने आपको क्या बोला था कि सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, जो सेम मीनिंग वाले होते हैं, और एंटोनिम्स जो अपोजिट मीनिंग वाले होते हैं, यानी कि विलोम शब्द और समानार्थी शब्द। तो ये क्या है, जेल, जेल के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, आइलैंड यूज किया गया है। ओल्ड एंड वोर्न आउट शूज के लिए, लो आंसर देख लो आप ताकि आप लिख भी सको, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जेल के लिए 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एक विंटर आइलैंड और एक लिम्बो। इसमें भी दिखा देती हूँ आपको, देखो वेयर इज द मैन, एक सेकेंड, ये देखिए पहला यहाँ पे क्या है, फॉर द जर्नी टू हिज विंटर आइलैंड। तो ये विंटरलैंड की आइलैंड किसके लिए यूज हुआ है, जेल के लिए यूज हुआ है। और दूसरा ये देखिए यहाँ पे लिम्बो, एंटरिंग द लिम्बो, तो ये लिम्बो भी किसके लिए यूज हुआ है, जेल के लिए यूज हुआ है। तो 2 वर्ड है इसमें, विंटर आइलैंड या लिम्बो। जिसने विंटर आइलैंड लिखा है उसका भी ठीक है, जिसने लिम्बो लिखा है उसका भी ठीक है। उसके बाद है ओल्ड एंड वोर्न आउट शूज। ओल्ड एंड वोर्न आउट शूज के लिए एक ही वर्ड यूज किया गया है, डिकाडेंट शूज। कौन सा, डिकाडेंट शूज। ये भी आपका किस में दिया गया है, इसमें पैराग्राफ में ही दिया गया है। ये देखिए
आइज फेल अपॉन हिज टैटर ट्राउजर एंड डिकाडेंट शूज, ये रहा डिकाडेंट शूज। तो हो गया डिसऑनरेबल। डिसऑनरेबल का मतलब होता है इग्नोबल का मतलब होता है मतलब सम्मान नहीं था ना उसका कुछ भी, तो वो इग्नोबल। डिसऑनरेबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इग्नोबल। ये भी आपका ये रहा देखिए इग्नोबल। इग्नोबल फेट। याद है जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है तो वहाँ पर एक सेंटेंस आता है कि भाई अवर्टेड द इग्नोबल फेट ऑफ द मैनास्ट वेलार्ड। वो सोच के आता है ना कि मैं मैनास्ट में लार्ड खाऊंगा, बत्तख खाऊंगा अंदर जाके, लेकिन क्या होता है वो बत्तख के पैसे देने वाला नहीं था, इसलिए बत्तख का जो इग्नोबल फेट था मतलब बत्तख का जो दुर्भाग्य था वो बच जाता है, वो खा नहीं पाता उसको। तो ये किसका है? इग्नोबल है इसका। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं नर्वस मैनर। नर्वस मैनर का क्या है आपका? एजिटेडली। ये भी आपका इसी में से है एजिटेडली। ये रहा इंक्वायर्ड द ऑफिसर एजिटेडली, तो ये रहा आपका एजिटेडली मतलब नर्वस मैनर में। तो चलिए देखते हैं नर्वस मैनर, तो ये भी आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। पेपर जितना मतलब लग रहा था इजी आएगा उतना इजी भी नहीं आया और टफ भी नहीं आया, मतलब मीडियम पेपर है, इजीली पास होने लायक पेपर है। लैंग्वेज स्टडी। देयर वर नो बोट्स टू टेक द पीपल अक्रॉस। कोई भी बोट, देयर वर नो बोट्स, वहां पर कोई भी बोट्स नहीं थी। टू टेक द पीपल अक्रॉस, लोगों को पार ले जाने के लिए, मतलब वहां पे बोट होती तो लोगों को पार ले जाती ना, मतलब बोट तो थी नहीं, लोगों को पार ले जाने के लिए। पहले सेंटेंस को समझना होगा उसको रीराइट करने से पहले। तो सेंटेंस है देयर वर नो बोट्स, वहां पर कोई बोट नहीं थी। टू टेक, ले जाने के लिए, द पीपल अक्रॉस, लोगों को उस पार। अब देखो आइडेंटिफाई एंड रीराइट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस बिगिनिंग विद इफ। आइडेंटिफाई करो और रीराइट करो इस सेंटेंस को। करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इट चेंज इन द ग्रामेटिकल फॉर्म बट नो चेंज इन द मीनिंग। मतलब ग्रामेटिकल फॉर्म में तो चेंज हो जाए लेकिन मीनिंग में चेंज ना हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन वही है। ग्रामर की भाषा में उसकी डेफिनेशन है ए चेंज इन द ग्रामेटिकल फॉर्म बट नो चेंज इन द मीनिंग इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब शब्दों में, ग्रामर में तो चेंज हो सकता है लेकिन जो सेंटेंस है उसके मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हमें किससे बिगिन करना है? बिगिनिंग मतलब स्टार्ट करना है इफ के साथ। तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इफ देयर वर नो बोट्स दे वुड नॉट हैव टेकन पीपल अक्रॉस। अगर वहां पर कोई बोट नहीं होती तो वे लोगों को उस पार नहीं लेके जाती। तो ये आपका रॉन्ग है क्योंकि वहां पे तो बोट थी नहीं ना लोगों को ले जाने के लिए। तो पहले वाला क्या है आपका? रॉन्ग है। इफ देयर वर नो बोट्स, अगर वहां पर कोई बोट्स नहीं होती, दे वुड हैव टेकन पीपल अक्रॉस, तो वे लोगों को पार ले जा चुकी होती। ये भी आपका रॉन्ग है, सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ है। इफ देयर वर बोट्स दे वुड हैव टेकन पीपल अक्रॉस, अगर वहां बोट होती तो वे लोगों को उस पार ले जाती। ये आपका करेक्ट है। जिन्होंने ऑप्शन सी लिखा है उनका करेक्ट है। लास्ट है डी। इफ देयर वर बोट्स, अगर वहां पर बोट्स होती, दे वुड नॉट हैव टेकन पीपल अक्रॉस। देखो ये भी रॉन्ग है क्योंकि वुड नॉट आ गया, तो वे लोगों को उस पार नहीं लेकर जाती। नहीं भाई, वहां पर तो बोट ही नहीं थी ना लोगों को उस पार ले जाने के लिए। तो यहाँ पे कल्पना करी गई कि हम बोलते हैं ना काश नाव होती तो हमें उस पार ले जाती। ये हो गया ना उसका इमेजिनेशन। देखो वहां पर कोई बोट नहीं थी लोगों को उस पार ले जाने के लिए। अब लोग खड़े होकर क्या सोचेंगे? काश यहाँ बोट होती तो हमें उस पार ले जाती। मतलब ग्रामर तो चेंज हो गई लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है कि इफ देयर वर बोट्स, की अगर वहां बोट्स होती, नाव होती, दे वुड हैव टेकन पीपल अक्रॉस, तो वे लोगों को उस पार ले जाती। और ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग है। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी। और रीराइट करना है आपको। तो रीराइट कैसे करना है? ये देखो कॉपी में ऐसे करना है आपको। इफ देयर वर बोट्स दे वुड हैव टेकन पीपल अक्रॉस, तो वे लोगों को क्या करती? उस पार लेके चली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सिंपली अबंडन्ड हिज सैक बाय द स्ट्रीम। सैक होता है जो बोरा होता है ना उस टाइप से पीछे कमर पे लटकाया हुआ। ही सिंपली अबंडन होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। हिज सैक बाय द स्ट्रीम मतलब धारा के पास, यानी कि नदी की धारा के पास, उस झरना भी बोल सकते हो, झरने के पास उसने अपना झोला जो था वो उतार दिया। आइडेंटिफाई द रीराइट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस बिगिनिंग विद हिज सैक। इसमें भी वही करना है आपको। देखो सेंटेंस को हिज सैक से, हिज सैक उसका थैला, झोला, बोरा कुछ भी बोल सकते हो, उससे सेंटेंस को आपको शुरू करना है। लेकिन यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और ट्रांसफॉर्मेशन वही होता है चेंज इन द ग्रामेटिकल फॉर्म बट नो चेंज इन द मीनिंग। हिज सैक इज अबंडन्ड बाय द स्ट्रीम बाय हिम। उसका जो सैक है वो उसके द्वारा उतार दिया जाता है बाय द स्ट्रीम बाय हिम। रॉन्ग सेंटेंस है ये वाला, पहले वाला।
दूसरा है हिज सैक हैज़ बीन अबंडेड बाय हिम बाय द स्ट्रीम, उसका जो सैक है उसके द्वारा अबंडन कर दिया गया है नदी की धारा के पास। हिज सैक वॉज अबंडेड बाय हिम बाय द स्ट्रीम, उसका झोला उसके द्वारा उतार दिया गया था नदी की धारा के पास या फिर झरने के पास। हिज सैक हैड बीन अबंडेड बाय द स्ट्रीम बाय हिम, अब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है। अब कैसे पकड़ना है ये देखो, यहाँ ही सिंपली अबंडेंट सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। और हमें क्या करना है, बाय द स्ट्रीम, यहाँ पे क्या करना है आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। ही सिंपली अबंडेंट, ये क्या है, एक एक्टिव सेंटेंस है, इसका पैसिव बनेगा। और जब पैसिव बनेगा तो क्या होता है, कितनी बार बताया, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हर टेंस अपने से अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बोरो कर लेता है। क्या कर लेता है, बोरो कर लेता है। तो ये कौन सा सेंटेंस है आपका, ये आपका सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई है ना। यहाँ पे भी देखो मैंने आपको समझाया था कि ये सिंपल पास्ट है, देखो वैसे यहाँ पे क्या है, ये सिंपल पास्ट है। हिज से और सिंपल पास्ट से नेक्स्ट वाला जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर, और ही के साथ क्या आता है, वाज यूज होता है। और यहाँ पर क्या यूज होगा आपका, वाज वाला सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। और जो ऑब्जेक्ट जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है। और सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आता है। तो सेंटेंस आपका हिज सैक से शुरू होगा, हिज सैक, हिज सैक। अब नेक्स्ट टेंस, इससे नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, उसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज। अबंडेंट पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगती है तो अबंडेंट ही रहेगा। हिज सैक वाज अबंडेंट बाय हिम, उसके द्वारा, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे हिम, बाय द स्ट्रीम, उसका सैक जो था वो उसके द्वारा उतार दिया गया झरने के पास। ये हो गया, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, क्योंकि हैड बीन जो है वो किसकी हेल्पिंग वर्ब है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की है। किसकी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। और ये कितने नंबर का टेंस है, ये फोर्थ नंबर का टेंस है आपका। जैसे सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, फिर पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये फोर्थ नंबर का टेंस है। और जब सिंपल पास्ट की पैसिव बनाते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेता है, यानी कि ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका करेक्ट है, जिन्होंने ऑप्शन डी ए बी किया है उनका रॉन्ग है। और रॉन्ग क्यों है आपका, ये मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई बच्चे बाद में लिखते हैं नहीं मैडम बी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं, सिर्फ सी करेक्ट है, बाकी तीन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ये आपको बता दिया है। थर्ड, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लो लिखने के लिए, ये रहा, हिज सैक वॉज अबंडेंट बाय हिम बाय द स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी सेड आई हैव वर्कड हार्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, उसने कहा आई हैव वर्कड हार्ड फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैंने बचपन से जो है बहुत कठिन काम किया है। ये क्या है आपका, डायरेक्ट है, और इसे क्या करना है आपको, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब नरेशन है ये, नरेशन क्या होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द अबव सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड राइट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से कोई एक बताना है आपको। तो देखो शी सैड, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं और उनकी जगह क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। देखो शी सैड, इन्वर्टेड कॉमास हटा के उनकी जगह आया दैट, शी सैड दैट। अब जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का, उसे बाहर वाले पार्ट के फर्स्ट पर्सन से चेंज करते हैं। तो आई जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसके सब्जेक्ट से चेंज किया। शी के लिए क्या यूज होगा, शी, दैट शी। अब हैव की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट वाला टेंस जो है ठीक अपने सामने वाले पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लेता है। आई हैव वर्कड प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये किसकी हेल्पिंग वर्ब बोरो करेगा, ये पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बोरो करेगा। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर परफेक्ट टेंस में आती है। शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, उसने कहा कि उसने बचपन से जो है कठिन मेहनत की है। अब डायरेक्ट का मतलब होता है किसी की बात को उसी के शब्दों में कहना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे की बात को अपने शब्दों में कहना। उसने कहा, देखो यहाँ पे क्या है, उसने कहा मैंने बचपन से कठिन मेहनत की है, और ये इनडायरेक्ट है। उसने कहा कि उसने बचपन से कठिन मेहनत की है, तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। जिन्होंने ए टिक किया है उनका करेक्ट है। लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। शी सेड दैट शी हैड वर्कड हार्ड फ्रॉम चाइल्डहुड। नेक्स्ट, बाकी 3 ऑप्शन क्यों रॉन्ग है ये भी दिखा देती हूँ आपको। देखो शी दैट शी हैज़ वर्कड हार्ड फ्रॉम चाइल्डहुड, शी हैज़ वर्कड हार्ड, देखो हेल्पिंग वर्ब भी गलत लगी है,
तो रॉन्ग हो गया। शी सेड दैट शी वर्कड हार्ड, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर किसकी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, देखो आई हैव वर्कड, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा ना, तो रॉन्ग हो गया ये भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। शी सेड दैट शी हैज़ बीन, और ये शी हैज़ बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की है, तो ये भी रॉन्ग है, वैसे भी रॉन्ग है ये, और वैसे भी आपको बताया है मैंने कि तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की और फ्यूचर कंटिन्यूस की, इन चारों टेंस की जो है क्या नहीं बनती है, पैसिव नहीं बनती है, पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्पॉट द एरर। इंडिया पेज ट्रिब्यूट टू गांधी जी फॉर हिज बर्थ एनिवर्सरी। पूरा भारत जो है, इंडिया जो है वो क्या करता है, गांधी जी को ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित करता है फॉर हिज बर्थ एनिवर्सरी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। तो बस फोर चेंज हो जाएगा, ऑन आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, इंडिया पेज ट्रिब्यूट टू गांधी जी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ये मैंने बर्थडे लिख दिया था इसलिए डे काट दिया, सिर्फ बर्थ एनिवर्सरी आएगा। तो आपका क्वेश्चन 1 जो है 12 मार्क्स का वो कंप्लीट हो चुका है आपका। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन 2 शुरू होगा। क्वेश्चन 2 जो है आपका, देखो ये टोटल कितना 18 मार्क्स का है, जिसमें से 12 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे, जो पहला 2 का ए पार्ट है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। देखो ये वाला जो आपका एक्सट्रैक्ट है ये भी 12 मार्क्स का है, और जो पहला ये सोपी वाला था ये भी 12 मार्क्स का है। मतलब सिर्फ एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन करने के ही 24 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। अगर ध्यान से करोगे तो बहुत इजीली इसमें जो है मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। ये इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना होता है, जिसे आप एक बार रीडिंग कर रहे हैं एग्जाम का आंसर करने से पहले। Arrange the following statements in a proper sequence as per their occurrence in the extract and rewrite। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको सेंटेंस में ये कहाँ पर आए हैं उनको सीक्वेंस में लिखना है, कि सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आया है, उसके बाद में कौन सा आया है, उसके बाद में कौन सा आया है। तो जो पहला सेंटेंस है, द डायरेक्टर वॉज इम्प्रेस्ड। दूसरा है देयर फेसेस वर ब्लर्ड बियॉन्ड द शेडोज। तीसरा है गोपाल एक्सप्लेन टिमिडली दैट इट वॉज हिज बर्थडे। फोर्थ है हिज लिप्स वर रेड विद द च्यूइंग बीटर लीव्स। तो चलिए इसको इसमें देखते हैं। तो जो आपका ये सेंटेंस है ना, देखिए कौन सा है ये, देयर फेसेस वर ब्लर्ड बियॉन्ड द शेडोज। ये तो एक्सट्रैक्ट के एकदम लास्ट में दिया गया है, देयर फेसेस वर ब्लर्ड बियॉन्ड द शेडोज। तो ये क्या है आपका, 4th नंबर है, ये आपका 4th नंबर हो गया। उसके बाद आपका क्या है, द डायरेक्टर वॉज इम्प्रेस्ड, ये भी यहाँ पर है आपका 3rd पैराग्राफ में है आपका, द डायरेक्टर वॉज इम्प्रेस्ड। उसके बाद है आपका गोपाल टिमिडली एक्सप्लेन दैट इट वॉज हिज बर्थडे। गोपाल ने टिमिडली मतलब ब्रेवली बोला कि ये उसका बर्थडे था। तो ये सबसे पहली लाइन में ही है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 1st नंबर पे। ये देखो पहली लाइन पे है, गोपाल टिमिडली एक्सप्लेन दिस इज माई बर्थडे सर। तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस तो आपका यही है ना, गोपाल एक्सप्लेन टिमिडली दैट इट वॉज हिज बर्थडे, कि ये जो था उसका बर्थडे था। और जो डायरेक्टर इम्प्रेस था ये कौन से वाला है आपका, ये आपका है 1st नंबर यहाँ पे, और यहाँ पर आपका इस पैराग्राफ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका हिज लिप्स वर रेड विद द च्यूइंग ऑफ बीटर लीव्स। ये भी यहीं पर है आपका, मतलब इसके भी बाद में आया है। ये देखो हिज लिप्स रेड विद द च्यूइंग ऑफ बीटर लीव्स। तो सबसे पहले नंबर पे आपका कौन सा आया है, बर्थडे वाला 1st नंबर हो गया, डायरेक्टर इम्प्रेस्ड 2nd नंबर हो गया, हिज लिप्स रेड च्यूइंग ऑफ बीटर लीव्स ये 3rd नंबर हो गया, और 4th नंबर आपका क्या हो गया, देयर फेसेस वर रेड। तो समझ में आ गया। बर्थडे वाला कौन सा है, 1st नंबर है, फेसेस वर रेड बियॉन्ड द 4th वाला हो गया, डायरेक्टर वॉज इम्प्रेस्ड कितने नंबर का हो गया, 2nd नंबर का हो गया, और हिज लिप्स वर रेड विद द च्यूइंग ऑफ बीटर लीव्स ये आपका 3rd नंबर हो गया। तो सीक्वेंस क्या हो गई, 2 4 1 3, 2 4 1 3 आपकी सीक्वेंस हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोपाल्स 49th बर्थडे वॉज ए पिक्यूलियर वन बिकॉज। गोपाल का जो 49th बर्थडे था वो पिक्यूलियर मतलब स्पेशल था, क्यों था। देखो इस पैराग्राफ को आपने, इस एक्सट्रैक्ट को आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि गोपाल कहता है कि भाई मेरा 49th बर्थडे बहुत स्पेशल है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो भविष्यवाणी बताने वाले लोग जो हैं, वो ज्योतिषी लोग, उन्होंने उससे कहा था कि भाई तू अपना 49th बर्थडे जो है वो देख नहीं पाएगा, और अगर तूने देख लिया तो तुझे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो बेवकूफ़ बना दिया ज्योतिषी ने उसे कि भाई तू तो 49th बर्थडे देखेगा
नहीं, मतलब तू उससे पहले ही मर जाएगा। और अगर तूने 49th बर्थडे देख लिया, यू शुड हैव नथिंग टू मोर टू वरी अबाउट, तो फिर आगे तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसका 49th बर्थडे आ जाता है तो उसके लिए स्पेशल हो गया ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हमें कैसे लिखना है। गोपाल्स 49th बर्थडे वॉज ए पिक्यूलियर वन बिकॉज, रेड पेन से वो लिखा है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया है और रेड पेन से आगे का वो लिखा है जो आपको आंसर लिखना था। बिकॉज, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स हैव ऑफन टोल्ड हिम दैट ही माइट नॉट सी हिज 49th बर्थडे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषियों ने उससे कहा था कि वो अपना जो 49th बर्थडे, माइट देखो कच्ची संभावना में लगाते हैं, मतलब पक्का थोड़ा ही था कि वो मरने वाला है, कच्ची संभावना थी, में से भी ज़्यादा वीक पॉसिबिलिटी के लिए कि वो मतलब वो अपना 49th बर्थडे नहीं देख सकता था। एंड इफ़ ही लिव टू सी दैट, और अगर वो जीवित रह गया उसे देखने के लिए, ही शुड हैव नथिंग टू वरी अबाउट, तो उसको आगे फिर किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट गोपाल सर्वाइव, लेकिन तो गोपाल तो जो था वो सर्वाइव कर गया एंड सेलिब्रेटेड दैट डे विद ए फीस्ट, और उसने उस दिन को, अपने बर्थडे के दिन को कैसे सेलिब्रेट किया? फीस्ट देके, दावत देके। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सेलिब्रेटेड सर्वाइवल विद ए फीस्ट, तो लैंग्वेज चेंज करके लिखा है ना, सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विद ए फीस्ट। नेक्स्ट वाला देखो, ही फेल्ट स्टफी बिकॉज, स्टफी का मतलब होता है भरा हुआ, जैसे दम घुटने वाला, घुटन महसूस हुई उसको बहुत ज़्यादा। ये लास्ट वाली पैराग्राफ को पढ़ोगे तो इसमें इसका आंसर है। तो चलिए आंसर देखते हैं। ही फेल्ट स्टफी बिकॉज, उसने स्टफी महसूस किया, बिकॉज क्यों? देखो, ही फेल्ट स्टफी बिकॉज, उसे घुटन महसूस हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि ही सेट इन हिज चेयर अनमूविंग, वो अपनी चेयर पर बिना हिले, अनमूविंग मतलब बिना हिले डुले बैठा था। ही वॉज नॉट अलाउड टू शिफ्ट हिज पोजिशन इवन स्लाइटली, उसको जरा सी भी, इवन स्लाइटली मतलब धीरे से भी अपनी जो पोजिशन है उसे शिफ्ट करना अलाउड नहीं था, मतलब हिलना डुलना अलाउड नहीं था। कंटिन्यूटी वुड बी स्पॉइलेट अदरवाइज जो कंटिन्यूटी थी क्या होती, वो स्पॉइलेट हो जाती। मान लो सीन को कट किया है, वो हीरो है ना यहाँ पे, सीन को मान लो कट किया है और वापस उसे कंटिन्यू करना है, और बैठा है बंदा चेयर पे राइट हैंड रख के, और फिर अचानक से उसका आ गया लेफ्ट हैंड, तो बाद में ऑडियंस कमेंट बॉक्स में लिखेगी ना कि भाई पहले तो राइट हैंड था, अभी लेफ्ट हैंड दिख रहा है। कई बार आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है। तो कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो जाए, बर्बाद, स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद ना हो जाए, इस वजह से उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि वो जरा सी भी अपनी पोजीशन को स्लाइटली धीरे से भी शिफ्ट करे, मूव करे। दैट इज़ वाई ही फेल्ट स्टफी, और इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही थी। और आज उसका बेचारे का 49th बर्थडे था, वो कितना स्पेशल फील कर रहा था, क्योंकि पूरी लाइफ वो इस डर में जीता है कि अरे मेरी वाइफ का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने लिखा है ना यहाँ पे देखो, आई हैव लिव्ड द सीक्रेट टेरर ऑफ दिस डे ऑल माई लाइफ, कि अपने पूरे जीवन में इस सीक्रेट मतलब गुप्त, टेरर मतलब भय, इस गुप्त भय में जिया हूँ कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे वाइफ का देखो और बच्चों का क्या होगा। वेन एवर आई सा माई वाइफ, जब भी मैंने अपने बच्चों को और चिल्ड्रन को देखा, आई यूज टू बी रैक्ड विद द थॉट, कि मैं हमेशा इस विचार में रहता था दैट आई शुड प्रोबेबली बी लिविंग दैम ऑर्फन्स, कि मैं उन्हें अनाथ छोड़ के चला जाऊंगा। इसलिए वो कहता है आई केम लेट टुडे, आज मैं देर से आया, बिकॉज वी हैड सम प्रोपिशिएटरी राइट्स एट होम, क्योंकि आज हमारे घर में कुछ एट होम फॉर द प्लेनेट्स, क्योंकि ग्रहों को शांत, प्रोपिशिएटरी का मतलब होता है शांत करना किसी को, तो प्लेनेट्स होते हैं नवग्रह। तो कह रहा है ग्रहों को शांत करने के लिए आज हमारे घर में पूजा थी और वो हमने की, और बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फीस्ट यानी कि दावत दी, क्योंकि वो सर्वाइव कर गया था ना, इस वजह से। तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो है बहुत ईजी हो जाता है आंसर करना। तो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके 2 मार्क्स, यानी कि एक के लिए 1 मार्क मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑफ देम आर माई यमाज, एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट, ये सब मेरे यम है, मतलब यमदूत होता है ना, यमराज, वही। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। वो ऐसा क्यों कहता है कि ये सब मेरे लिए यम है? ये देखो, दे ऑल स्टूड अराउंड हिम, वो सब उसके चारों तरफ उसे घेर के खड़े हो जाते हैं, एज इफ ही वर ए फ्रीक, जैसे कि वो कोई फ्रीक हो, मतलब कोई अजीब प्राणी हो। देयर फेसेस वर ब्लर्ड बियॉन्ड द शेडोज, दैट्स वाई गोपाल थॉट दैट दे ऑल वर हिज यमास एंड वर बैंट अपॉन सीइंग हिम डेड, इसीलिए मतलब सब झुके हुए थे, उनके जो फेसेस थे, शेडोज थी, वो ब्लर हो गई थी। तो गोपाल को क्या लगता है, गोपाल के मन में ये विचार आता है, यहाँ पे देखिए, गोपाल थॉट दे ऑल ऑफ देम आर माई यमास, गोपाल थॉट दे आर बैंट अपॉन सीइंग मी डेड, ये सब मुझे मरा हुआ देखने के लिए मतलब लालायित हैं, उतारू है। बैंट अपॉन होता है किसी चीज पर झुका हुआ, मतलब बहुत ज्यादा उनको जिज्ञासा हो रही है मुझे मरा हुआ देखने की, लाइक दैट। ये सब हो गया। 2 ही मार्क्स का था, मैंने 40 वर्ड्स के राउंड लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सुपरस्टिशन क्या होते हैं? अंधविश्वास। कहते नहीं है क्या, अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अभी तो मैंने जाना नहीं है,
उस टाइप से। अंधविश्वास जो होते हैं, सुपरस्टिशन पॉइजन आवर माइंड्स, वे हमारे दिमाग को जहरीला बना देते हैं, मतलब हमारे दिमाग में जहर भर देते हैं। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, इनको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अपने शब्दों में लिखना था, मतलब अपने शब्दों में जब कुछ भी लिखना होता है तो वो बहुत ईजी हो जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। 2 मार्क्स का है, इसको और छोटा भी लिख सकते हो, मैं 1 लाइन का आ जाए तो भी लिख सकते हो, 2 मार्क्स 1 मार्क्स का आ जाए तो भी ये लिखा जा सकता है 2 मार्क्स में भी। देखो, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, मतलब पता भी नहीं है कब से, मतलब अज्ञात समय से सुपरस्टिशंस हैव प्रिवेल्ड ऑन द अर्थ, ऑन दिस अर्थ, और सुपरस्टिशंस अंधविश्वास जो है वो इस अर्थ पे प्रिवेल करते हैं। एंड मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव इन दैम, और जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो उसमें बिलीव भी करते हैं। वाइल मैनी लाफ एंड इग्नोर दैम, और बहुत सारे हंसते हैं और उन्हें इग्नोर करते हैं। सुपरस्टिशंस हैव नो साइंटिफिक रीजन एंड एक्सप्लेनेशन, सुपरस्टिशंस जो हैं उनका कोई साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक कारण नहीं होता और ना ही उनका कोई एक्सप्लेनेशन होता है। बिलीविंग इन सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड बिलीव्स रिफ्लेक्ट बैकवर्ड थिंकिंग एंड लैक ऑफ साइंटिफिक आउटलुक ऑन लाइफ, मतलब सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वासों में विश्वास करना क्या है, ब्लाइंड बिलीफ यानी कि मतलब कहते नहीं कि अंधा भरोसा, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो बैकवर्ड थिंकिंग मतलब पिछड़ी हुई सोच के बारे में रिफ्लेक्ट, पिछड़ी हुई सोच को दर्शाता है। एंड लैक ऑफ साइंटिफिक, और वैज्ञानिक जो आउटलुक होता है ना, वैज्ञानिक जो अप्रोच होता है जीवन के प्रति, उसको नहीं दर्शाता है, उसमें उसकी कमी दर्शाता है। बिलीविंग इन सुपरस्टिशन इज नॉट गुड, सो अंधविश्वास में विश्वास करना जो है वो क्या है, अच्छा नहीं है। पीपल हु आर सुपरस्टिशियस, जो लोग अंधविश्वासी होते हैं, फेल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, वे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जो है वो भूल जाते हैं। दे लिव इन इग्नोरेंस, वो किस में रहते हैं, अंधकार में, अज्ञानता में रहते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, सम पीपल कमिट क्राइम्स ड्यू टू दैम, और कभी कभी अंधविश्वास की वजह से कुछ लोग जो हैं क्राइम भी कर देते हैं। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट सुपरस्टिशंस पॉइजन अवर माइंड्स, कि सुपरस्टिशंस जो हैं, अंधविश्वास जो हैं वो हमारे दिमाग को जहरीला बना देते हैं। जो लाइन दी गई थी उसे ही एक्सप्लेन करके लिखना था। अगर वो बोल दे कि सुपरस्टिशंस आर गुड तो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, तो आपको इसकी पॉजिटिव बातें लिखनी होगी कि सुपरस्टिशंस जो हैं वो अगर पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव दिया था तो हमें नेगेटिव लिखना पड़ा, अगर पॉजिटिव देगा तो हमें पॉजिटिव लिखना होगा। तो कोई भी ओपिनियन देने से पहले देखें कि पॉजिटिव मांग रहा है या नेगेटिव मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A4 हो गया है। A5, ही लाफ्ड अलाउड ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम को सुनकर, ही लाफ्ड अलाउड, वो जोर से हंसा, ऑन हियरिंग द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सुनकर। चूज द करेक्ट चेंज इन द गिवन ऑप्शंस इफ ही वुड यूज्ड इन द अबव सेंट, करेक्ट चेंज को आपको चूज करना है जो गिवन 4 ऑप्शंस है इनमें से। तो करेक्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो पहले 4 दिए गए हैं। ही वुड लाफ, वुड जो है इमेजिनेशन में लगाया जाता है, कल्पना में लगाया जाता है। ही वुड लाफ्ड ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ही वुड लाफ्ड पहले ही रॉन्ग है, वुड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तो यहीं से आपका ये रॉन्ग हो गया। ही वुड हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लाफ्ड, वुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ही वुड हैव लाफ्ड ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ये इस प्रॉब्लम को, वो इस प्रॉब्लम को सुन के हंसा होता, कल्पना में हंसा होता, तो ये भी क्या है आपका रॉन्ग है। ही वुड लाफ ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ही वुड लाफ ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ही वुड बी लाफ्ड ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, वुड बी के साथ हमेशा आईएनजी आता है, ही वुड बी लाफिंग, क्या आ जाता है यहाँ पे आईएनजी, ही वुड बी लाफिंग ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, तो ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग है। ए, बी और डी आपका रॉन्ग है, जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ही वुड लाफ ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सुनकर वो हंसेगा। ये देखो ही वुड लाफ ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ऐसे लिखना है आपको आंसर सी, ही वुड लाफ ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है, ही वुड लाफ। नेक्स्ट देखो, दे ऑल स्टूड अराउंड एंड लुक्ड एट हिम, वे सब चारों तरफ खड़े हो गए और उन्होंने उसकी तरफ देखा, एंड लुक्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखा। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। टू राइट इट विद नॉट ओनली बट आल्सो, जिसमें इसको नॉट ओनली और बट आल्सो के यूज के साथ आपको लिखना है। चारों ऑप्शन देख लेते हैं। दे ऑल नॉट ओनली स्टूड अराउंड हिम, स्टूड अराउंड बट ऑल्सो लुक्ड एट हिम, वे सब जो है उसके चारों तरफ सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, उस पर हंसे भी। दे ऑल नॉट ओनली स्टूड अराउंड बट ऑल्सो लुक्ड एट हिम, ये आपका करेक्ट है, लेकिन बाकी 3 इनकरेक्ट क्यों है वो भी देख लेते हैं। दे ऑल स्टूड, वे सब खड़े थे,
नॉट ओनली अराउंड, चारों तरफ, नॉट ओनली अराउंड, चारों तरफ नहीं, बट ऑल्सो लुक्ड एट हिम, उसके ऊपर देखा भी। देखो मीनिंग ही रॉन्ग निकल रहा है, तो सेंटेंस रॉन्ग है। और नॉट ओनली दे ऑल स्टूड बट ऑल्सो लुक्ड एट हिम, ये भी रॉन्ग है, मीनिंग ही गलत निकल रहा है। दे ऑल स्टूड नॉट अराउंड ओनली, दे ऑल स्टूड, वे सब खड़े थे, नॉट अराउंड ओनली, ये भी रॉन्ग है, मीनिंग ही रॉन्ग निकल रहा है। तो आपका सी, डी और बी तीनों रॉन्ग है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ये देखो लिखा भी है, जो करेक्ट रहता है आपका वही मैं आपको नोट्स में लिख के देती हूँ। हैंड रिटन नोट्स में वही जाता है जो प्रॉपरली करेक्ट होता है। दे ऑल नॉट ओनली यहाँ पे यूज़ किया है सेंटेंस के बीच में, और इसमें यहीं पर यूज़ किया गया है। देखो दे ऑल के जस्ट बाद आपका नॉट ओनली आया है। दे ऑल नॉट ओनली स्टूड अराउंड, वे न केवल चारों तरफ खड़े थे, बट ऑल्सो लुक्ड एट हिम, अराउंड के बाद आपका बट ऑल्सो यूज हुआ है। ये देखो दे ऑल नॉट ओनली स्टूड अराउंड बट ऑल्सो लुक्ड एट हिम, वे न केवल चारों तरफ खड़े हुए बल्कि उन्होंने उसकी तरफ देखा भी। ये भी आपके एक्सट्रैक्ट में से ये देखो, ये है ना उसके, दे ऑल स्टूड अराउंड एंड लुक्ड एट हिम, वे सब उसके चारों तरफ खड़े थे और उन्होंने उसकी तरफ देखा। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपका जो है एक्सट्रैक्ट से बाहर दिया हुआ नहीं होता है, सब के सब आपको एक्सट्रैक्ट में से ही मिलते हैं। और ये जो पहला वाला है ना लाफ्ड वाला, ये भी देखो, ही लाफ्ड अलाउड ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द एक्टर, वो एक्टर के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम की वजह से हंसा। मतलब एक्टर अपने बर्थडे की वजह से लेट से आया था ना, इस वजह से, और डायरेक्टर जो था वो हंसा। ही लाफ्ड अलाउड, वो जोर से हंसा, ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम सुनकर, जो कि इसने के मतलब ये जो पहला वाला सेंटेंस है ना ही लाफ्ड वाला आपका, ही लाफ्ड अलाउड ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ये भी आपका एक्सट्रैक्ट में से ही है। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि एक भी क्वेश्चन हमें बाहर से दिया है, सारे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट में से ही है, जिनको आंसर करना आपको बहुत ईजी हो जाता है जब आप एक्सट्रैक्ट को रीड कर लेते हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका A6, इसमें 3 पार्ट हैं, A, B और C। फाइंड द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में से इसके एंटोनिम आपको ढूंढने हैं। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। पहला वाला क्या है आपका ब्रेवली, तो ब्रेवली का आपका क्या है टिमिडली, ये देखो पहले वाले में ही दिया है, ब्रेवली का है आपका टिमिडली। कौन सा वर्ड है? टिमिडली। दूसरा वर्ड देखते हैं, दूसरा है आपका प्लीजेंट, तो प्लीजेंट का क्या है आपका? प्लीजेंट का है आपका अनप्लीजेंट, ये रहा देखो अनप्लीजेंट, एक्सट्रैक्ट में ही दिया है ना दूसरा वर्ड अनप्लीजेंट। तीसरा वर्ड क्या है आपका? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का है आपका रिफ्यूज, ये यहीं पे था अभी, ही रिफ्यूज्ड, 1 सेकेंड, ये रहा रिफ्यूज। एक्सेप्ट का रिजेक्ट भी होता है, लेकिन पैराग्राफ में से ही लेना है, तो यहाँ पे रिफ्यूज है। लास्ट वर्ड है आपका मूविंग, मूविंग का ये रहा देखो मूविंग, मूविंग है ना, तो मूविंग का भी बहुत इजीली क्लियर कट है, बहुत इजी वर्ड्स दिए गए हैं। ये देखो ही वॉज नॉट अलाउड टू शिफ्ट हिज पोजिशन, अनमूविंग, मूविंग का अनमूविंग मिल गया ना आपको। गोपाल सेट एज इन ही चेयर अनमूविंग, बिना हिले डुले, तो चारों का आपको मिल गया। ये लो लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ब्रेवली, टिमिडली, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, एक्सेप्ट का रिफ्यूज, और एक्स्ट्रा भी होते हैं देखो, अगर रिजेक्ट होता है और रिजेक्ट चुनते, टर्न डाउन, तीनों का एक ही मतलब होता है रिफ्यूज। मतलब एक्सेप्ट के अपोजिट 3 वर्ड होते हैं, रिफ्यूज, रिजेक्ट, टर्न डाउन, लेकिन पैराग्राफ में रिफ्यूज दिया है तो हमें रिफ्यूज ही लिखना है, बाकी 2 नहीं लिखने हैं। मूविंग का अनमूविंग, ये मैंने सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए बताए हैं। तो चारों हो गए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप हमारा क्या है। राइट ए समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आपको एक समरी लिखनी है। समरी का मतलब क्या होता है? देखो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसी में आपको आंसर नहीं लिखना है कि आप यहाँ पे कुछ लिख दो, यहाँ पे नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए नहीं बोला गया, आपको समरी लिखने के लिए बोला गया है। समरी मतलब जो पूरा पैराग्राफ है ना, उसको थोड़ा छोटा करके अपने शब्दों में बताना। जैसे किसी बड़ी कहानी को आप शब्द वाइज शब्द पढ़े, मान लो किसी टेक्स्ट बुक के अंदर 4 पन्नों में कोई कहानी है, अब आप किसी को वो कहानी सुनाओगे, या कोई पिक्चर आप 3 घंटे की देख के आते हो, तो उस पिक्चर की स्टोरी सुनाने के लिए आप अपने फ्रेंड को 3 घंटे का 3 आवर्स का टाइम दोगे? नहीं दोगे। आप पूरी 3 घंटे की पिक्चर को उसे 15 मिनट में सुना दोगे। तो बस वही समरी है आपकी, वही समरी कहलाती है कि बहुत बड़ी चीज को छोटे से में जो है वो बता देना। तो चलिए समरी देखते हैं इसकी। इट वॉज द डे ऑफ गोपाल्स बर्थडे, इन वर्ड्स को यूज किया गया है। गोपाल्स बर्थडे आया है ना, रेड पेन से वो वर्ड्स दिखाए गए हैं जो इसमें दिए गए हैं। देखो इट वॉज द डे ऑफ गोपाल्स बर्थडे, आज गोपाल के जन्मदिन का दिन था, ये दिन गोपाल के बर्थडे का था। द डायरेक्टर विश्ड हिम बर्थडे, डायरेक्टर ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसके बाद क्या होता है? गोपाल एक्सप्लेन दैट इट वाज हिज पिक्यूलर बर्थडे, गोपाल उसे बताता है कि ये उसका विशिष्ट जन्मदिन था। बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार, ही माइट नॉट सी हिज 49th बर्थडे, वो अपना
49th यानी कि 50 में एक कम, 49वां बर्थडे जो था, 49th बर्थडे जो था वो नहीं देख पाता, बट लेकिन गोपाल सर्वाइव, लेकिन गोपाल तो सर्वाइव कर गया। अपने शब्दों में लिखते हैं, एंड हेल्ड सम प्रोपिशिएटरी राइट्स एट होम, और उसने अपने घर पर कुछ एट होम फॉर द प्लेनेट्स एंड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विद ए ग्रेट फीस्ट, लेकिन उसने अपने घर में ग्रहों को शांत करने के लिए कोई पूजा रखी थी और उसने क्या किया, एक दावत, फीस्ट मतलब दावत देकर उसने अपना जो था बर्थडे मनाया। द डायरेक्टर्स इंप्रेशन वाज स्ट्रेट, रेड पेन में वो शब्द लिखे गए हैं जो उसमें दिए गए हैं आपको, जैसे ये देखो, द डायरेक्टर्स इंप्रेशन वाज स्ट्रेंज, डायरेक्टर का जो इंप्रेशन था वो बड़ा अजीब था। ही लाफ्ड अलाउड, वो जोर से हंसा, ऑन हियरिंग ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द एक्टर के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम को सुनकर। दी बॉस केम रनिंग, और बॉस जो था वो दौड़ता हुआ आया इनटू द सीन, उस सीन पे। ही आस्क्ड एंग्शियसली, और उसने एंग्शियसली मतलब बेचैनी से, चिंता से पूछा इस समस्या के बारे में। दे ऑल स्टूड अराउंड हिम एंड एज इफ ही वर ए फ्रीक, वो सब उसके चारों तरफ खड़े हो गए जैसे कि वो कोई अजीब असामान्य सन की व्यक्ति हो। कौन? गोपाल थॉट, और गोपाल ने सोचा ऑल ऑफ देम वर यमास फॉर हिम, और गोपाल ने सोचा कि वे सब क्या थे, उसके लिए यम थे। ये 3 मार्क्स में के लिए लिखी है मैंने। अगर थोड़ी बड़ी भी हो जाए आपकी, अगर थोड़ी छोटी भी हो जाए आपकी, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 40 से 50 शब्दों में भी लिखोगे तो भी मार्क्स फुल मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये प्रोपिशिएटरी वर्ड है, इसका मतलब होता है ग्रहों को शांत करना। लास्ट है ये आपका। उसके बाद आपकी है माइंड मैपिंग। फिर आपको क्या करनी है? माइंड मैपिंग। तो किसके ऊपर माइंड मैपिंग करनी है? डेवलप ए माइंड मैप ऑन फ्यूचर गोल्स, फ्रेम डिज़ाइन यूजिंग योर आइडियाज, थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स टू इलस्ट्रेट। माइंड मैप बनाना है माई फ्यूचर गोल्स के ऊपर। डिज़ाइन भी आपका खुद का होगा, कुछ भी आप कर सकते हो, अपने कुछ भी आइडिया लिख सकते हो, कुछ भी थॉट लिख सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट बना ले सकते हो इलस्ट्रेट करने के लिए। इस क्वेश्चन के साथ ही आपका सेक्शन 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 2 पोएट्री जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 तीनों का वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अपलोड होते ही। तो सारे के सारे वीडियोस जो है, मतलब चार सेक्शन है इसमें, चारों सेक्शन का सॉल्यूशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम देखते हैं हमारा माइंड मैप। ये देखो, बहुत इजी लैंग्वेज में माइंड मैप बनाया है आपके लिए। देखो, माई फ्यूचर गोल्स बीच में जाएगा। अब उसने साफ साफ कहा है कि भाई डिज़ाइन आप अपना ले सकते हो, तो आप अपने मन से किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हो। हर किसी के फ्यूचर गोल्स होते हैं। आप जो भी पढ़ाई करते हो, सबसे पहले तो क्या सोचते हो? भाई मुझे ना बड़े होकर इंजीनियर बनना है, मुझे ना बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तो दिस इज़ योर थॉट। हम बचपन से ही सोचते हैं ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। हर इंसान का मुझे तो भाई पायलट बनना है, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे नासा में जाना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, ऐसे हर NDA में जाना है। ऐसे हर किसी के कुछ थॉट्स होते हैं, मुझे इंडियन आर्मी में जाना है। ये जितने भी थॉट्स हैं यही तो हमारे फ्यूचर गोल्स हैं। उसके बाद कोई कह रहा है भाई मुझे ना IIT से इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपके कुछ ड्रीम्स होते हैं ना, फिर मैं बड़ी सी गाड़ी लूंगा, बड़ा सा घर बनाऊंगा, फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा, बंगला खरीदूंगा। वही सब क्या है? आपके फ्यूचर गोल्स हैं। देखो, माय फ्यूचर गोल्स, बाइंग ए बंगलो विला। सबसे पहले टू गेट मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। मैंने यहाँ इंजीनियरिंग वर्ड लिखा है, जरूरी नहीं है सब बच्चे इंजीनियरिंग बनना चाहते हो। कुछ डॉक्टर भी बनना चाहेंगे, कुछ आर्मी में भी जाना चाहेंगे, कुछ पुलिस में भी जाना चाहेंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, कोई किसी में जॉब करना चाहेगा, कोई अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहेगा। तो सबके अपने अपने थॉट है ना। हर कोई डॉक्टर बनेगा, ना हर कोई इंजीनियर बनेगा, ना हर कोई आर्मी में जाएगा, ना हर कोई पुलिस में जाएगा, ना हर कोई बिजनेसमैन बनेगा। कुछ टीचर्स भी बनेंगे, कुछ प्रोफेसर्स भी बनेंगे, और कुछ जो है बिजनेसमैन भी बनेंगे। जिसकी जो सोच है आप वही खुल के अपने मन के विचार लिखने चाहिए। तो आपको जो पसंद है आप वो लिखो। कितना इजी और अच्छा टॉपिक है माय फ्यूचर गोल्स। मतलब बचपन से जो बच्चा सोचता हुआ आता है ना, उसी को लिखने के लिए उसे दे दिया गया है। उसके बाद हर कोई सोचता है कि मैं कुछ बन जाऊंगा तो भाई मैं घर खरीदूंगा, फ्लैट खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा या विला खरीदूंगा, जिसको जो चाहिए। उसके बाद क्या है? गाड़ी खरीदने की भी बहुत इच्छा होती है कि भाई मैं BMW खरीदूंगा, मर्सिडीज़ खरीदूंगा, थार खरीदूंगा। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ बाइक गाड़ी खरीदनी हो। कई लोगों को क्या लगता है कि मुझे तो बाइक खरीदनी है। अब बाइक में भी बहुत सारी वैरायटी आती है कि भाई मुझे तो बुलेट लेनी है, या फिर मुझे जो भी बाइक के नाम होते होंगे आप देख लेना, वही सब है। उस तरीके से गाड़ियों के भी जो भी नाम होते हैं आप देख लेना। मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए 2-3 नाम लिखे हैं।
उसके बाद है कीप लर्निंग एंड लर्निंग, मतलब हमेशा सीखते रहना है, मतलब लर्निंग कभी बंद मत करना, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। उसके बाद है फॉरेन ट्रिप विद पेरेंट्स एंड फैमिली, अपने माता पिता, हर कोई सोचता है ना कि भाई मैं बड़ा हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा, तो कि मम्मी पापा को वहाँ लेके जाऊंगा, मम्मी पापा के लिए ये एक सुख सुविधा लाऊंगा। हम बचपन से सोचते हैं ना पेरेंट्स को ये खुशी देंगे, वो खुशी देंगे। हैप्पी एंड लॉन्ग टर्म फैमिली लाइफ, मतलब जो फैमिली लाइफ है, हर कोई सोचता है कि मेरी जब शादी हो जाएगी तो मेरी अच्छी फैमिली होगी, मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। उसके बाद है हेल्पिंग अदर्स इन एजुकेशन, और जब आप कुछ बन जाते हो तो आपके मन में एक ये फीलिंग भी रहती है कि नहीं भाई मुझे समाज को भी कुछ देना है, क्योंकि हमें समाज जो देता है वो हमें उसे लौटाना भी चाहिए ना। मतलब आप किसी बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओ तो आप वापस देने की सोचो, यानी कि आप भी दूसरों की हेल्प करने की सोचो। आप एजुकेशन में कर सकते हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हो, किसी के लिए कोई फूड स्टॉल लगवा सकते हो, कि मतलब एक संस्थाएं नहीं होती, कई सारी संस्थाएं जो गरीबों को भोजन कराती हैं, उस टाइप से। मतलब किसी भी तरीके से आप एजुकेशन हेल्प कर सकते हो, और एजुकेशन में हेल्प करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने एजुकेशन यहाँ पे लिख दिया। स्टार्टिंग विद माई ओन कंपनी, अब कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि भाई कुछ साल जॉब करेंगे फिर अपना खुद का स्टार्टअप करेंगे, तो इस तरीके से एक बेस दिया गया है आपको। ये देखिए बहुत बहुत सारे जो आपको अपने थॉट्स है वही लिखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये आपका माइंड मैप भी कंप्लीट हो गया है। एक और माइंड मैप है दूसरा, देखो माई फ्यूचर गोल्स, मेरे फ्यूचर गोल्स लिखे हैं। अब इसमें आपके पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल गोल्स बिल्कुल वैसा ही है कि भाई गुड अच्छी जॉब मिल जाए। और क्या पर्सनल गोल्स में क्या क्या है, भाई हेल्थ पे ध्यान दूंगा, स्पोर्ट्स में रनिंग, स्विमिंग, जिम, जिसको जो भी पसंद है। फिर लेस कार्ब्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, आई विल टेक लेस कार्ब्स। फूड अच्छा कैसा होना चाहिए, हेल्दी फूड होना चाहिए। पर्सनल गोल्स में फैमिली होनी चाहिए, फैमिली के साथ पार्टी वगैरह पे जाना, फॉरेन टूर करना, हॉलीडे पे जाना। फ्यूचर गोल्स में फाइनेंशियल गोल्स भी होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करना, होम इम्प्रूवमेंट, मतलब वही कि या तो नया घर लेना या फिर बंगला लेना, विला लेना, या घर को सुधारना, बाइंगे कार, गाड़ी खरीदना। और भी आप जोड़ सकते हो, बाइंगे बाइक, जिसको जो भी खरीदना हो। बड़े बड़े ड्रीम से आप एरोप्लेन खरीदने का ड्रीम भी रख सकते हो, एरोप्लेन खरीदूंगा भाई मैं तो, क्यों कोई रोक थोड़ा ही सकता है। सपनों पे किसी की रोक नहीं है, अच्छे अच्छे सपने देखने चाहिए, वो हमेशा फुलफिल होते हैं। एजुकेशन में क्या क्या है, किसी को ट्रेनिंग लेनी है, नॉलेज इंक्रीज करनी है, क्लासेस होता है ना सबको। मुझे ना पेंटिंग बहुत पसंद है, लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, स्टडी करनी है। हाँ, जब मुझे टाइम होगा तो मैं अपनी पेंटिंग की क्लासेस जरूर लूँगा। किसी को डांस करने का शौक होता है, जो भी आपकी हॉबी होती है वो लिख सकते हो। तो एक ये भी आपका स्क्रीनशॉट ले लो। दोनों माइंड मैप्स भी आपको बता दिए गए। सेक्शन 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, फुल सेक्शन के सॉल्यूशंस आपको जो है दे दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2 की साइट को जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक